में थी। जब मैं वल्लभ भाई पटेल जी की बात करता हूं तो उन्होंने उसी अखंड भारत की परिकल्पना को रखा कि कैसे इस देश को टूटने न दिया जाए, इसको खंडित न होने दिया जाए। आज जब हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो वहीं से प्रेरणा मिली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही प्रेरणा मिली है। और आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की यह एक योजना है, एक रचना है कि भले ही हम अंग्रेजी शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, जिसको मैकाले की पद्धति बोलता है, वो अंग्रेजी शिक्षा नीति और भारतीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में थोड़ा सा मैं शाब्दिक भेद करना चाहूंगा। हमारी वो अंग्रेजी शिक्षा नीति जिनका हम अनुकरण करते हैं, आदरणीय डीएम साहब ने जैसा भी बताया, सर ने जैसा भी बताया कि हम कालिदास को पढ़ना भूल गए, हम खुद को जानना भूल गए, हम दूसरों में ही व्यस्त हो गए, हमें अपनी विशेषता नहीं पता थी। हनुमान जी की आप चर्चा करते थे कि जब अपनी शक्ति आपको अपनी शक्ति का बोध नहीं होगा तो आपके व्यक्तित्व को कैसे हम कोई दूसरा मूल्यांकन करेगा, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा नीति इसीलिए थोपी गई कि भारत के लोगों से भारतीयता के बोध को हटा दीजिए, हमारे अंदर अंग्रेजियत ठूस दीजिए। और आज जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, दूसरे मोड़ पर आते हैं, जो हमारे और आपके बीच में आज एक गौरवशाली क्षण है कि हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू होते देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें यह गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य के भारत के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, रचना कर रहा है, और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से, छोटे छोटे अभियानों से भारत के लोगों को जोड़ रहा है, राष्ट्र और राज्य और क्षेत्र और धर्म और भाषा में बटे हुए लोगों को एक सूत्र में पिरो रहा है। और ऐसा काम, ऐसा योजना, ऐसी रचना आज हमारे नेतृत्व से बनाई जा रही है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत उसी अभियान का एक हिस्सा है। जातीय विविधताएं हमारे देश की विशेषता है। इस विशेषता को हमारे रंग रूप अलग अलग हैं। आप जब विदेशों में जाएंगे तो अंग्रेज केवल सफेद रंग के दिखते हैं, ठीक? आप प्राकृतिक विशेषताओं पे जाएंगे तो हर राष्ट्र अपनी अपनी एक विशेषता रखता है, कोई एक रंग का है, कोई एक भाषा का है। और ऐसी विशिष्टता, ऐसी विविधता केवल आपके ही एक देश में है, जिसको कहा जाता है कि ईश्वर ने इस देश की खुद रचना की, जहां राम और कृष्ण का जन्म हुआ। ये हर तरह की विशेषताओं को अपने अंगीकार किया हुआ है, समेटे हुआ। जातीय हमारी विशेषता थी। हम वर्णाश्रम की व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सबका एक विशेष महत्व था, और उस विशेष महत्व के साथ एक समान भाव से रहने वाले लोग थे। तो उस जाति को समस्या किसने बनाया, उस वर्ण को समस्या किसने बनाया। और आज भी वही जाति और वही वर्ण आज राजनीतियों को चमकाने का, राजनीतिज्ञों को बनाने का एक माध्यम बन गई। आप कल्पना करिएगा, चिंता करिएगा और थोड़ा ध्यानमग्न होकर सोचिएगा कि क्या जाति वास्तव में इस रूप में रही होगी हमारे ऋषियों और महर्षियों के समय में, कि ये राजनीति का एक माध्यम बने, लोगों को तोड़ने का एक माध्यम बने। हम जाति के आधार पर एक दूसरे से भाई भाई में भेद करें, हम एक ही मां के लड़के हैं और अपने आप को जातियों में बांट दें। क्या यह संभव था, और क्या हमारे अतीत में ऐसा संभव था? आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे वर्णाश्रम व्यवस्था की, आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे आपके इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हैं। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। आज उस जाति के नाम पर हम लड़ते हैं और उनके ग्रंथों को हर ब्राह्मण उसका वाचन करता है, उसका सम्मान करता है, पूरा देश उसके पीछे नतमस्तक रहता है। ऐसी कोई विविधता हमारे देश में और ऐसा कोई जाति आधारित, वर्ण आधारित इस तरह का बंटवारा नहीं था जो इस देश को, इस राष्ट्र को तोड़ने वाला हो। यह हमारी विशिष्टता थी, हमारी विशेषता थी। लेकिन मैंने वही कहा कि तोड़ने वालों ने हर उन कमजोर कड़ियों को पकड़ा, हर उस नब्ज को पकड़ा जहां से लोगों को बांट सकते थे, लोगों को तोड़ सकते थे, और हूबहू अभियान चला के उस पर कार्य किया। परिणाम यह हुआ कि आज और हमारे और आपके बीच से जाति एक समस्या के रूप में हमारे बीच इस मंच पर आई। हमारे बीच समस्या के रूप में आतंकवाद होना चाहिए। हमारे बीच एक ज्वलंत समस्या, हमारे बीच वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें हमारे बीच हम क्या पीछे हो रहे हैं,
यह एक समस्या है कि क्या हम विश्व के अग्रणी देशों, हम तीसरी दुनिया के देशों में गिने जाते हैं। हम क्या विकसित राष्ट्रों के पीछे जा रहे हैं, उनके साथ तालमेल नहीं बिठा रहे हैं। हमारे लिए मंथन करना यह चर्चा का विषय है। इस बातों को यहां समेटते हुए मैं एक भारत और श्रेष्ठ भारत पे थोड़ा सा आऊंगा कि हमारे पीछे जो इस परिकल्पना की जरूरत क्यों पड़ी, यही छोटे छोटे कारण थे। हमारा देश यह माना गया है कि पिछले आजादी के बाद ऐसे ऐसे अभियानों के माध्यम से तोड़ा गया है, सुनियोजित तरीके से तोड़ने का कार्य किया गया है। वो चाहे हमारी संस्कृति के आधार पे हो, हमारे धर्म के आधार पे हो, हमारी भाषा के आधार पे हो, कहीं न कहीं से हमारे हर कमजोर अंगों पर वार किया गया है। और ध्यान रखिएगा, हम अपने राष्ट्र को अपने शरीर की तरह, अपने माता की तरह मानते हैं, और एक भी अंग पर जब वार होता है तो एक भाई टूटता है, एक अंग टूटेगा तो एक राज्य टूटेगा, हमारे लोग टूटेंगे, हमारे ही अंग कट रहे हैं। इसलिए मुझे एक भारत और श्रेष्ठ भारत की आज परिकल्पना की आवश्यकता पड़ी है कि भारत पर इस पर कार्य होना चाहिए। हर राज्य दूसरे राज्य से जुड़े, अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं, बौद्धिक विशिष्टताओं से जुड़े, यहां तक कि हम खान पान में जुड़े। खान पान एक अच्छा माध्यम होता है भाईचारे का। हम और आप अक्सर चर्चा करते हैं, पार्टी देंगे तो आएंगे, होता है ना, क्या खिला रहे तो आए। आपके घर क्या बना है, खान पान एक अच्छा जुड़ाव का एक माध्यम होता है। जब आपकी इडली डोसे को बिहार में बनाया जाए और बिहार के लिट्टी चोखे को तमिलनाडु के किसी घर में बनाया जाए, तो उस भाईचारे की आप परिकल्पना करिएगा, आप उसकी कल्पना करिए कि किस तरह का भाव वहां पैदा होगा। एक भारत और श्रेष्ठ भारत ऐसे जुड़ाव का एक माध्यम बनके हमारे और आपके बीच में आया है कि हम संस्कृति के हर तत्वों से, भाषा के साथ ही साथ रीति रिवाजों से, खान पान से, पूजा पद्धति से, त्योहारों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगे। आज त्योहार की जब आप चर्चा करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके बिहार से चला हुआ त्योहार महाराष्ट्र तक पहुंचा है। वैश्वीकरण का युग है, सूचना तकनीकी का युग है। आज सबकी पहुंच बड़ी आसान हो गई है, और उस तकनीकी का अगर हम लाभ लेते हैं तो हर व्यक्ति हर विश्व के कोने से जुड़ गया है। आज अपने देश से जुड़ना बस भाई कोई कठिन बात नहीं है। जिस दिन आप चाह लेंगे, जिस दिन आप प्रण कर लेंगे कि मुझे अपने देश के सभी राज्यों से जुड़ना है, सभी राज्यों के भाई बहनों से जुड़ना है, सभी राज्यों की संस्कृति से जुड़ना है, तब स्वतः आपकी जो परिकल्पना है वह साकार होने लगेगी, वह फलीभूत होने लगेगी। और इसी उद्देश्य से एक भारत और श्रेष्ठ भारत का यह अभियान हमारे और आपके लिए चलाया जा रहा है। आपको अभी जो उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा एक जानकारी के लिए, अरुणाचल और मेघालय के साथ हम पूर्वोत्तर के राज्यों को, मैंने आपने कहा कि हम क्या करते हैं, हम आपको किसी को बड़े आसानी से कद काठी से और रूप से चाइनीज बना दिए, पाकिस्तानी बना दिए, जो इच्छा हो बना दिए। ये फिर क्या हुआ, जिस व्यक्ति को आपने कह दिया कि आप चाइनीज लग रहे हो वो भारत का ही होगा, वो क्या खुद को अलग नहीं मानेगा कि नहीं अब मैं भारत का नहीं लग रहा हूं, भारत से खुद को तोड़ नहीं लेगा। आप छोटी सी आंख, हमारे ही घर में अगर कोई बच्चा हो जाए, उसकी आंख छोटी होती है तो मैं दुलार से, हम लोग कहेंगे, मेरी भी है, हम लोग दुलार से कहते हैं कि नाक चपटी हो गई तो अरे ये तो चाइनीज है। ये बड़ी सामान्य बात है। हमको और आपको हो सकता हो बुरा ना लग रहा हो, लेकिन जो पूर्वोत्तर का अगर ऐसा कोई बालक होगा, कोई विद्यार्थी होगा, कोई आप ही जैसा कोई व्यक्ति होगा, अगर आप उसको 2-3 बार अगर चाइनीज कह दिए तो क्या वो आत्मिक रूप से खुद को भारत से कटा हुआ नहीं मानेगा? वो नहीं मानेगा कि नहीं हम भारत के नहीं है, क्योंकि हम भारत के लोगों जैसे नहीं लगते हैं। हमें इन्हीं परेशानियों को हल करने के लिए, इन्हीं समस्याओं से लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक भारत और श्रेष्ठ भारत के इस परिकल्पना को हमारे और आपके बीच में रखा। यह भविष्य का भारत अगर बनाना है तो एक एक हिस्से को पूरब से पश्चिम से जुड़ना पड़ेगा, उत्तर को दक्षिण से जुड़ना पड़ेगा, और सबके अंदर राष्ट्रीयता का भाव जब तक नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं है कि हम एक श्रेष्ठ भारत के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान लोगों के सामने रख सकें।